नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो है 8, 9 और 10 जून को होना है, उसके लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में जो है 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन देखने को आपको इस क्लास से मिल जाएंगे। आप लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है। एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चन तैयार करने हैं, तभी जो है आप एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन इस क्लास से कर पाओगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों के इस क्लास में कराए गए क्वेश्चन पहले से कितने पता थे और कितने आप लोगों के सही हुए हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में देश की पहली मल्टी मॉडल यूथ स्किल प्रोग्रेस सिटी स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ग्रेटर नोएडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक है। ये जो है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक और औद्योगिक स्किल्स से लैस करने के लिए जो है ग्रेटर नोएडा देश में जो है पहला मल्टी मॉडल यूथ स्किल प्रोग्रेस टाउनशिप सिटी विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2026 में जारी की गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक सूचकांक में उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान या रेटिंग मिली है? तो ये जो मिली है अचीवर्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने अपनी बेहतरीन कनेक्टिविटी और एक्सप्रेसवे के जाल के कारण जो है लैंड लॉक्ड यानी कि चारों तरफ ज़मीन से घिरी राज्यों में अचीवर्स का शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। आप बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट की चोरी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने किस विशेष लैब या सेल का गठन किया है जो ब्लॉकचेन की निगरानी करेगी? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यूपी ब्लॉकचेन फॉरेंसिक यूनिट, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि देश का वह पहला हरित हाइड्रोजन संचालित अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज उत्तर प्रदेश के किस शहर से संचालित किया जा रहा है? तो सही जवाब है वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है बनारस। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार शुरू की गई पीएम सूरज राष्ट्र पोर्टल योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के किस वर्ग को सीधे ऋण सहायता प्रदान करना है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है, इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वंचित वर्गों जैसे सफाई कर्मचारी और अनुसूचित जाति के कबाड़ और मैनुअल कार्यकर्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले और सौर विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 6 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पाइर हेलियोमीटर, ठीक है, पाइर हेलियोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। सी बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए कहाँ स्थापित किया गया? ये लखनऊ में। विज्ञान के क्षेत्र में क्रिस्पर कैस9 तकनीकी का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो 9 का सही जवाब है जमीन संपादक से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होगा? तो 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 क्या कहता है
अनुच्छेद 214 यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, जबकि अनुच्छेद 226 उन्हें रिट जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है। 11 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हुलास, जहाँ से उत्तर हड़प्पा काल के खेती के साथ मिले हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सहारनपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है, सल्तनत काल में दीवान ए इस्तिहाक किस विभाग को कहा जाता था, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने बड़े पैमाने पर की थी? तो सही जवाब सी, पेंशन विभाग। 13 नंबर है, 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना विदेश में कहाँ की थी? तो ये की थी काबुल, अफगानिस्तान में। प्राचीन भारत के इतिहास में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? डी है इसका, अज्ञात यूनानी नाविक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश के कालपी जालौन क्षेत्र में विद्रोह का मुख्य केंद्र संभालते हुए तात्या टोपे का स्थान किसने दिया था? तात्या टोपे का स्थान किसने दिया था? तो 15 का सही जवाब हो जाता है रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मीर ए आतिश नामक अधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व क्या था? तो बी सही जवाब है, शाही तोपखाने का निरीक्षण और प्रमुख। 17 है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश अपने किस शिष्य को दिया था? तो ये जो दिए थे सुभद्र को दिए थे, सुभद्रा को। ठीक है, सुभद्र। अगला क्वेश्चन, अवध के किस नवाब ने वर्ष 1775 में अपनी राजधानी को फैजाबाद से बदलकर लखनऊ स्थानांतरित किया था? सादत खान, सफदर जंग या आसफ उद दौला या वाजिद अली शाह? तो 18 का जवाब आशाफ उद दौला जो है, ये नवाब आशाफ उद दौला ने ही अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ बदला और लखनऊ में प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। ठीक है। तो आशाफ उल दौला इज राइट हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में वाकिया नवीस का क्या कार्य था? तो ये जो थे गृह मंत्री तथा राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना था। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा यानी कि नदियों में सबसे उत्तम कहकर पुकारा गया है? तो 20 का सही जवाब था सरस्वती नदी को। ठीक है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार है, गंगा का एक बार है, लेकिन सरस्वती का सबसे पवित्र और नदियों की माता नदीतमा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते, यदि तुम मेहनत करते अवश्य सफल होते, यह वाक्य व्याकरण के दृष्टि से किस प्रकार का है? आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाद या इच्छावाचक? तो यहाँ पर जो है संकेत दिया जा रहा है, संकेत ये दिया जा रहा है कि यदि तुम मेहनत करते, संकेत है ना मेहनत करने का, तो ये संकेत भी जब तो तुम सफल होते, ये भी संकेत, तुम मेहनत करते यदि, ये भी संकेत है, और यदि तुम सफल होते तब ये संकेत है। तो यहाँ पर संकेतवाचक हो जाएगा। ठीक है। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, या कोई शर्त यानी कि शर्त या संकेत होती हैं, उसे संकेतवाचक कहा जाता है। यहाँ पर संकेत ये मिल रहा है, यदि तुम मेहनत करते, यानी कि मेहनत का संबंध जो है सफल से है। ठीक है।
यदि तुम मेहनत करते तो सफल होते, तो संकेत दिया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अल्प प्राण और अघोष दोनों विशेषताएं मौजूद हैं? निम्नलिखित में से किस शब्द में अल्प प्राण और अघोष दोनों विशेषताएं मौजूद हैं? तो इसमें जो सही जवाब हो जाता है, का, सी। ठीक है, का। देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण जैसे का अल्प प्राण भी होता है, कम वायु निकलना और अघोष भी होता है। स्वर जो है तंत्रियों में कंपन ना होना। ठीक है, सच्चिदानंद शब्द का सही और शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद शब्द का सही और शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? सच्ची प्लस आनंद, ये पहला सही है या दूसरा सही है? तो हमें लगता नहीं, 100% राइट है। सत प्लस चित प्लस आनंद, ये होता सच्चिदानंद। ठीक है, बी सही। ठीक है, अच्छा क्यों सही है? देखो, सत प्लस चित आनंद में यह व्यंजन संधि का बहुत प्रसिद्ध नियम है। ता कार का परिवर्तन चा और दा में क्रमशः होता है, चा और दा में क्रमशः होता है, जिसमें सच्चिदानंद बनता है। ठीक है, जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हों, जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हों, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्य क्या होगा? तो अजान बाहु होगा। ठीक है, जिसकी भुजाएं घुटाएं यानी कि जानों तक लंबी होती हैं, जान तक, उसे अजान बाहु कहा जाता है। भगवान राम को अजान बाहु कहा जाता था। पच्चीस नंबर है, पंचामृत शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास? पंचामृत में कौन सा समास है? द्विग है ना, द्विग। कौन सा है? द्विग है। क्यों द्विग है? पंचामृत का अर्थ होता 5 अमृतों का समाहार या समूह। 5 अमृतों का समाहार या समूह। क्योंकि पहला पद संख्यावाचक पंच है, इसलिए यहाँ पर द्विग समास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थाली का बैंगन होना इस प्रसिद्ध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है, थाली का बैंगन का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धांतहीन या अस्थिर विचार वाला व्यक्ति होना। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात या निष्ठा बार बार बदलता रहता है और जिसका कोई ठोस स्टैंड नहीं होता है, उसे थाली का बैंगन कहते हैं। उन्मीलन शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका मतलब होगा निमीलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्पों में अमिया शब्द का सही तत्सम क्या होगा? अच्छा, तत्सम होता संसर्ग, जैसा का तैसा, तो अमृत। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में हे प्रभु में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो संबोधन कर रहे हैं कि प्रभु मेरी रक्षा करो। प्रभु को याद किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, संबोधन कर। अली और आली शब्द युग्म का सही और क्रमशः अर्थभेद क्या है? अली मतलब सखी होता है और अली मतलब भवना भी होता है। क्या होता है? भवना भी होता है, सखी भी होता है। लेकिन कौन सा अली मतलब सकला होता है? अली मतलब भौरा और आली मतलब सखी होता है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा वाले अली को कहते हैं भ्रमर या भौरा, और जबकि बड़ी ई वाला मात्रा को आली का अर्थ होता है सखी। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।